हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म में क्या है, देखिए आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। जैसे हमने बोला हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अलग अलग स्टेट्स में उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। और एक हमारे पास तीसरा लेवल भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जिसमें आपका पंचायती राज सिस्टम या अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो फेडरलिज्म हम किसको बोलेंगे? जब पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट के, और हर एक लेवल को उसकी पावर कहाँ से मिल रही है? डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना। इसके अलावा देखिए हमारे पास यूनिटरी फॉर्म भी होता है। अब इसका ऑपोजिट यूनिटरी फॉर्म हो गया, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, देखिए यूनिटरी में दो चीजें, यूनिटरी में अलग अलग लेवल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कि हो सकता है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स है ही नहीं, और लेकिन किसी किसी केसेस में हो भी सकती है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ फेडरल और यूनिटरी में? डिफरेंस ये है कि अगर यूनिटरी में स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनकी पावर्स आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब कि अगर मान लीजिए यूनिटरी सिस्टम में ये दो लेवल्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स देती है, तो वो कभी भी उन पावर्स को दे सकती है और वापस ले भी सकती है। जबकि फेडरल सिस्टम में जितने भी लेवल्स, टू या मोर लेवल्स अगर हैं, तो हर एक लेवल को कहां से मिल रही है पावर? डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट अस डिस्कस सम मोर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट फीचर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देन उसके अलावा ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ओन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हर एक गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी पावर्स आती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड रहता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकती है। जैसे हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर उसमें वो एक फंडामेंटल प्रोविजन है, उसमें अगर कोई चेंज लाना है, करना है, तो आप उसको पहले बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास तो करवाना ही पड़ेगा बाय 2/3 मेजॉरिटी। उसके अलावा आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है। Another important feature of federalism is कि presence of an independent judiciary. Presence of an independent judiciary बहुत ही important feature है, क्योंकि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? उसके लिए होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। अगर डिस्प्यूट है तो वो जाएगा कहाँ? जुडिशरी के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा? दोनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के जो पावर्स है वो इंटैक्ट रहेंगी, मतलब कोई किसी पे डोमिनेट नहीं कर पाएगा। देन अनदर फीचर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से मतलब ये है कि देखिए जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें सेंटर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और कुछ सेंटर के पास। उसके अलावा ऑफ कोर्स ग्रांट्स, फंड्स मिलती हैं सेंटर से स्टेट्स को। लेकिन ऑटोनॉमी कैसे मिलती है? कि जब जो उनके पास डायरेक्टली जो रेवेन्यू कलेक्ट होके आ रहा है तो वो उन्हें एक इंडिपेंडेंस देता है फाइनेंशियल। So that one will be referred to as financial autonomy. Another important feature of federalism, especially for a country like India, it ensures unity and yet accommodates regional diversity. अब इंडिया क्या है? एक मल्टी लिंग्विस्टिक, या हम कह सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी रीजनल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? जब आपके पास डाइवर्स ग्रुप्स हैं
तो हर एक ग्रुप को साथ में रखना इज नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन हमारा जो एम था एवर सिंस इंडिपेंडेंस तो क्या था कि हमें देश की यूनिटी तो प्रिजर्व करनी है, पर एट द सेम टाइम हर रीजनल ग्रुप, हर ग्रुप को ये लगना चाहिए कि वो देश के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसे फुल अटेंशन या पूरा जो भी फोकस मिल रहा है। तो फेडरल सिस्टम वो एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग रीजन्स को, कि आपने बोला इंडिया काफ़ी बड़ा है, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो उसमें क्या होता है कि यूनिटी बना के रखना, और स्पेशली जब इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इंश्योर कर रही है कि पूरे देश में भाई यूनिटी मेंटेन रहे। एक जैसे लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो पूरे कंट्री के लिए एक जैसे, पर उसके साथ साथ हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी, कि हमने बोला कि मान लीजिए मेघालय की सिचुएशन है, तो मेघालय की सिचुएशन तमिलनाडु से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो कोई भी दो स्टेट्स अगर हम ले लें, राजस्थान ऑन वन हैंड, केरला ऑन दी अदर हैंड, तो हर एक एरिया को, हर एक रीजन के लोगों को लगना चाहिए कि भाई हमारी बात भी सुनी जा रही है, हम भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उनका फोकस अपने स्टेट तक होता है। सो दैट इज हाउ फेडरलिज्म प्रोटेक्ट्स यूनिटी एंड एट द सेम टाइम accommodates रीजनल डाइवर्सिटी। अब फेडरेशंस दो तरह के हो सकते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स ने आकर के, मिल करके, अलग अलग स्टेट्स ने इकट्ठे आकर जब वो एक कंट्री बनाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसका एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये क्या था, जैसे हमने बोला यूएसए में बिफोर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 से पहले की अगर हम बात करें, तो अलग अलग स्टेट्स से, यूएसए नहीं था। तो उन स्टेट्स ने, जो वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जब वो इंडिपेंडेंट, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड किया कि वो सब इकट्ठे आकर के मिलकर के एक कंट्री बनाएंगे, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से जो फेडरेशंस बने उनको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो काफ़ी पावरफुल होती हैं, और इसमें फेडरेशन में उन्हें राइट टू सिसीड, कि अलग होने के भी राइट्स कुछ दिए गए हैं फेडरेशन से। तो यहाँ पे हमने बोला कि सेंटर और स्टेट और सारे स्टेट्स की जो सरकारें हैं, यूजुअली उनके पास इक्वल पावर्स होती है। तो हम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फाइन। और उसके जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका है, वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब होल्डिंग टुगेदर, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया तो हमेशा से एक था, राइट। तो लेकिन हमने जब आज़ादी हमें मिली, तो हमने क्या उसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी, पावर्स मिली उनको भी। तो होल्डिंग टुगेदर, कि जहाँ पे हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम सब यूनाइटेड रह सकें। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में कंट्री तो पहले से एक था, लेकिन अलग अलग स्टेट्स फिर कार्व आउट किए गए, बनाए गए, ताकि वही जो रीजनल डाइवर्सिटी को हम एकोमोडेट कर सके, एडजस्ट कर सके। तो ऐसे जो फेडरेशंस हैं हम उनको बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बेल्जियम है, इंडिया है, स्पेन है, राइट। सो बेसिकली हम इन टू कैटेगरीज में फेडरेशंस को डिवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? तो पहले तो हमने जो की फीचर्स डिस्कस करे, वो सारे फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया एक फेडरल कंट्री है। उसके अलावा हम डिटेल में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, और वो है डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट्स में। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जैसे हमने बोला डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे और भी हैं, 100 या 101 हो गए अभी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे,
ये आपकी बुक में ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप कम से कम इन एग्जाम्पल्स को याद कर लो। अभी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये क्या है, ये सारे ये एग्जाम्पल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरी कंट्री के लिए, वो एरियाज हैं जो सबके लिए सेम है, कि भाई अगर हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है या कंट्री को जो प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली इंडिया की एक ही तो डिफेंस पॉलिसी होगी, राइट। इसी तरह से अगर हम बोले हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ क्या होने चाहिए, या हम पाकिस्तान को लेके जो भी अपना डिसाइड करते हैं, तो पूरी कंट्री का एक ही तो डिसीजन होगा। तो ये डिसीजंस या वो मैटर्स जो पूरी कंट्री के लिए एक जैसे हैं और इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए एक जैसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो आ जाएंगे किसमें, यूनियन लिस्ट में। और दूसरी लिस्ट हमारे पास होती है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो एरियाज आते हैं, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। तो वो एरियाज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो किसमें इंक्लूडेड है, स्टेट लिस्ट में। जैसे हमने बोला पुलिस है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये अगेन आपको याद करने पड़ेंगे। सो देर आर मेनी सब्जेक्ट्स, मोर देन 60, पहले 66 थे, आई बिलीव नाउ 61 है स्टेट लिस्ट में। तो ये लेकिन एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपकी बुक के हैं, तो आप ये कम से कम ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आ गए जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी लिस्ट होती है जिसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें वो एरियाज या वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों डिसाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों के अंडर आते हैं। जैसे एजुकेशन है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, उसके अलावा ऑफ कोर्स जो हमारे सीबीएसई वगैरह जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, राइट। तो हमने बोला एजुकेशन को लेकर के दोनों जो सरकारें हैं वो डिसीजन ले सकती हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। उसके अलावा फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स, ठीक है, ये सब किस पे आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं एज ऑफ नाउ। मतलब कि इनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट्स को राइट है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेसिडुअरी पावर्स पे। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ नए एरियाज भी तो आ रहे हैं। जैसे हमने बोला कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सेक्टर का एरिया मींस सब्जेक्ट है, तो अब ये तो लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, और इन पे डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, और ऐसे सब्जेक्ट्स पे किस गवर्नमेंट को भाई पावर है डिसीजन लेने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इन पावर्स को हम बोलेंगे रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कई ऐसे जो अगर चेंजेस करने होते हैं तो ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ रिगार्डिंग द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर फंडामेंटल प्रोविजन में कोई चेंज लाना होता है तो हमें केवल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से ही नहीं अप्रूव कराना है, बल्कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूव कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं when you require approval by 2/3 majority, 2/3 of the total strength of the house, right? So that will be special majority. और simple majority होता है जो we can say more than 50% of the total number of members present and voting, कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनका more than 50% will be your simple majority. Now let's come to the next topic. How is federalism practiced? ये हम इंडिया के रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं। अब इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें कि हमने कैसे कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें क्लियरली मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में और क्लियरली मेंशन की गई हैं। और दूसरा अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल,
तो यहाँ पे आते हैं हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस हुआ है तो उसका एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है काफ़ी डेमोक्रेटिक रही है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्या होता है कि आपको केवल नेशनल लेवल पर ही आपके पास पार्टीज या लीडर्स नहीं है, बल्कि रीजनल और स्टेट लेवल पे भी आपके पास पार्टीज हैं, लीडर्स हैं। तो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों ही इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरा हमारी सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है स्टेट्स कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ये लोगों को उसी वक्त से क्लियर था कि जो स्टेट्स अगर जब आज़ादी मिलेगी तो स्टेट्स बनेंगे तो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स बनाए जाएंगे। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद थोड़ा सा डाउट आया लीडर्स के मन में, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन हुआ था कंट्री का वो एक बड़ा ही सैड इवेंट था। तो लोगों को लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया की यूनिटी पे इसका फर्क पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि हर एरिया रीजन अपनी इंडिपेंडेंस मांगेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़े एप्रीहेंशंस थे, लेकिन धीरे धीरे ये एप्रीहेंशंस भी दूर हुए और सबसे पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे था वो बनाया गया आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक लीडर थे पोटी श्रीरामुलु, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। तो ही डाइड आफ्टर अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक क्यों करी? बिकॉज ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट और अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। जो उस वक्त हमारा मद्रास स्टेट हुआ करता था उसमें वो काफ़ी बड़ा था और कहना चाहिए उसका मेजॉरिटी ऑफ दी जो साउथ इंडिया का पोर्शन था वो उसके अंडर था। तो वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पीपल को सबसे पहले उनसे एक डिमांड आई कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए। और इस तरह से 1953 में आंध्र प्रदेश बना और ये पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया, क्योंकि स्टेट्स लैंग्वेज के अलावा भी कुछ क्राइटेरिया और होते हैं जिनके बेसिस पे स्टेट्स बनते हैं। जैसे आपका अलग ज्योग्राफिकल टेरेन है मान लीजिए, तो फिजिकल फीचर्स अलग हैं, या कल्चर एथनिसिटी, उसके बेसिस पे भी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो हमने फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। और दूसरा हम आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पे। तो लैंग्वेज पॉलिसी बहुत ही सोच समझ के फॉलो की गई। इनिशियली ये समझा जाता था कि हम धीरे धीरे इंग्लिश को फेज आउट कर देंगे और कोशिश थी कि 1965 तक इंग्लिश को फेज आउट करके हिंदी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये स्टेप्स स्टार्टिंग में कुछ लिए गए तो साउथ इंडियन स्टेट्स पर्टिकुलरली तमिलनाडु से क्योंकि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो उन्होंने बोला इस तरह से हमारे ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। फिर इस बात पे काफ़ी डिस्कशन हुआ और ये रियलाइज हुआ कि हम कोई भी एक जो बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज वो इम्पोज नहीं करेंगे, हम उसको पॉपुलराइज करेंगे। धीरे धीरे हम उसको पॉपुलराइज करेंगे। तो वाई? बिकॉज हमारे जो लीडर्स थे या गवर्नमेंट थी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी एरिया के लोग ऐसा सोचें कि उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को थोपा जा रहा है। बस ये एफर्ट रहा हमेशा से कि हम धीरे धीरे उसको पॉपुलराइज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स में लोग अपने आप उसे अडॉप्ट कर लें। तो अगेन ये वाइज डिसीजन रहा। फिर तीसरा एग्जाम्पल जो हमारे फेडरलिज्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस से क्या मतलब है कि शुरुआत में ऐसा होता था कि यूजुअली जो सरकार सेंटर में थी वही बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंट होती थी, तो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1990s में शुरू हुआ कोalition गवर्नमेंट का एरा। तो यहाँ से 1990s के बाद से जो बहुत सारी कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, राइट अप टू 2004 हमने अलग अलग कोalitions को देखा। अब कोalition में क्या होता है कि जब किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो देन 2 और मोर पार्टीज दे कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जब आप दूसरी पार्टीज की हेल्प ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि जिन जिन स्टेट्स में वो पार्टी जो रीजनल पार्टी है
जहां जहां वो प्रेजेंट होगी तो आप वहां पे भी तो उसका ध्यान रखोगे। तो इस कोalition के एरा के टाइम पे जो सेंटर स्टेट या फेडरल जो सिस्टम था वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज है, अलायंस और कोalition, दो वर्ड्स आते हैं आपके चैप्टर में, तो उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। अलायंस जैसे हमने बोला यूपीए, एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या फिर हम बोल रहे हैं एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या फिर नया इंडिया अलायंस। तो डिफरेंस क्या है कोalition और अलायंस में? अलायंस पोल से पहले फॉर्म किया जाता है, चुनाव से पहले जब कुछ पार्टीज आपस में एक गठबंधन करती हैं या समझौता करती हैं तो वो हो गया अलायंस। और पोलिंग के बाद, इलेक्शंस के बाद जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब दो या ज्यादा पार्टीज, दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर के जब सरकार बनाती हैं तो उसको हम बोलेंगे कोalition गवर्नमेंट। तो एक बिफोर इलेक्शन है और एक आफ्टर इलेक्शन है। तो हमने ये देखा कि 1990s के एरा में हमारा जो फेडरल सिस्टम था और स्ट्रेंथन हुआ। वाई? बिकॉज सेंटर में कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, तो उन्होंने रीजनल पार्टीज की भी हेल्प ली सरकार बनाने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अलग अलग रीजन की पार्टीज की हेल्प ले रहे हो तो आप उनको रीजनल लेवल पर भी उतनी इंपॉर्टेंस दोगे। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में जब कुछ पावर्स हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज सिस्टम अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरियाज में। तो डिसेंट्रलाइजेशन की क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ा कंट्री है, तो अगर सारी पावर एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो भाई दूर दराज के लोगों को उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक सेंटर से आप हर रिमोट एरिया को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गवर्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन पावर का किया जाता है। और इससे एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? पहली बात तो ये देखिए, लोकल पीपल जब किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको एक इम्पोर्टेंस की फीलिंग आती है, प्लस उन्हें लगता है कि हाँ हम इस बारे में, ऑब्वियसली बात है कि जो लोकल लोग हैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता रहता है कि भाई हमारे यहाँ स्कूल की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। तो जो कोई दूर दिल्ली में बैठा हुआ है हर एक लेवल, हर एक चीज का बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक तो ध्यान नहीं रख सकता। तो इसलिए जब लोकल पीपल खुद इन्वॉल्व होते हैं अपने को गवर्न करने में तो नेचुरल सी बात है उनके सॉल्यूशंस भी बेटर होते हैं, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता रहती है। दूसरा क्या होता है कि जब आपके पास फंड्स आते हैं तो आपको पता है कि आपकी सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कौन सी दिक्कत जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे। तो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज कि हम पहले किस पे अपना पैसा लगाएं, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद डाउन द लाइन। अब तीसरी बात मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि अगर आप लोकल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि उनको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो सही जगह पे पैसा लगेगा क्योंकि उनको पता है क्या चाहिए, और दूसरी बात उनमें भी एक फीलिंग आती है कि भाई हम भी इन्वॉल्व हैं अपनी सरकार में। और उसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं तो जो जल्दी जल्दी उनका सोल्यूशन मिलता है, विच लीड्स टू मोर एफिशिएंसी। अनदर एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं वो फिर उनको ज्यादा वक्त मिलता है और चीजें सुलझाने का, क्योंकि अगर सारी चीज हम उन पे छोड़ देंगे तो अगर वो छोटी छोटी चीजों को ही सुलझाने में रह जाएंगे तो बड़े डिसीजंस को डिबेट करने का, डिस्कस करने का, इम्प्लीमेंट करने का उनके पास वक्त कब होगा। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट एक और काम करती है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बर्डन को कम करती है, और इसका एक इनडायरेक्ट फायदा ये है कि इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत होता है। इसी बात को देखते हुए 1992 में हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम वगैरह तो बहुत पुराना है, लेकिन उसको रेगुलराइज करने में, उसको सिस्टमैटिक करने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर पास्ड इन द ईयर 1992। 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से और 74th रिलेटेड है अर्बन लोकल बॉडीज से। अब इन अमेंडमेंट्स ने ऐसा क्या किया जो इतना इम्पोर्टेंट था? एक तो इन्होंने इलेक्शंस को
कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी इलेक्शंस, कि जो लोकल बॉडीज होंगी, पंचायत है, ठीक है, या ब्लॉक समिति है, तो इन सब के जो इलेक्शंस होंगे वो रेगुलरली 5-5 साल में कराए जाएंगे। जैसे सरकारों के इलेक्शन होते हैं उसी तरह से बोला कि मैंडेटरी इलेक्शंस, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोग बैठ गए उन पोजीशंस में और उसके बाद वो अपनी हुकूमत चलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती है और जब लोगों को बार बार फेस करना होता है तो लोग एफिशिएंटली काम करने की कोशिश भी करते हैं। अब इस अमेंडमेंट से या इन अमेंडमेंट से ये इन कुछ सीट्स का रिजर्वेशन हुआ फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड वुमेन, कि उन्होंने बोला जो ये चुनाव होंगे इनमें हम जो थोड़े बैकवर्ड ग्रुप्स रह गए हैं, जो ग्रुप्स थोड़े बैकवर्ड रह गए हैं या वीकर ग्रुप्स हैं, तो हम उनके लिए कोशिश करेंगे उनको अपलिफ्ट करने की, उठाने की। कैसे? रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करके। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर पंचायत का इलेक्शन है तो उसमें कुछ सीट्स रिजर्व हो जाएंगी एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड वुमेन के लिए। वुमेन के लिए 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकल बॉडीज, दैट इज 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर देम। अब इस सब को देखने के लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके लोकसभा या असेंबली के चुनाव करवाता है, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। और इसके अलावा एक और प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें क्लियरली बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स न केवल अपनी कुछ पावर्स बल्कि अपने रेवेन्यू को भी लोकल बॉडीज के साथ शेयर करेंगे। पावर्स के अलावा पैसा भी चाहिए होता है स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है जो हमारे गांवों में है, दैट इज रूरल एरियाज में, और दूसरा हमने बोला शहरों में, अर्बन एरियाज में। तो लोकल जो अगर हम सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज की बात करते हैं तो ये भी 3 टियर सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? 3 टियर सिस्टम, राइट। मतलब इसमें 3 लेवल्स है। तो सबसे पहले हमारा जो विलेज का लेवल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्राम पंचायत है। यहाँ पे ग्राम पंचायत है, जिसे कि ग्राम सभा के, जिसके ग्राम पंचायत के सदस्यों को कौन चुनता है? ग्राम सभा के सदस्य चुनते। अब ग्राम सभा क्या है? सारे विलेजर्स जो यहाँ पे हमने बोला 18 इयर्स एंड अबव के हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो वो किसको चुनते हैं? वो चुनते हैं पंचायत के मेंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ग्राम पंचायत एट द लोएस्ट लेवल। अब ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक लेवल होता है, कुछ विलेजेस को मिलाकर के ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक में कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ब्लॉक समिति, जिसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हम खंड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति भी बोलते हैं। तो हमने बोला सबसे लोअर लेवल पे क्या है? ग्राम पंचायत है। और अब इसमें क्या करेंगे? देखिए, हर एक ये जो विलेज का एरिया होता है उसे डिवाइड करते हैं वार्ड्स में। जैसे कि लोकसभा या असेंबली चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो उसी तरह से इसमें क्या होते हैं? वार्ड्स होते हैं। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है ग्राम पंचायत के लिए, और फिर इसके सदस्य चुनेंगे आपके समिति के मेंबर्स को, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास एक और बॉडी है जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये पंचायती राज सिस्टम की टॉप मोस्ट बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जिला परिषद है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये तीनों जो बॉडीज हैं ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर। अब इसके अलावा हम आते हैं अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरियाज में क्या है कि आपके पास म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटीज जो आपके पास छोटे शहर है, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, या म्यूनिसिपल कमिटी भी बोलते हैं, या फिर हम उसको या दूसरा जो बड़े शहर हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो बड़े शहरों में क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इनके लिए भी क्या होता है कि सिटी को वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। सिटी को हमने वार्ड्स में डिवाइड किया और हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिलर। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और
इसके बाद मैं लाऊंगी सिविक्स का 3rd चैप्टर. सो सी यू देन.